तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो ये टॉपिक है रियल नंबर्स, क्लास 10th मैथ्स। तो उसमें हम लोग इस शीट का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसा कि ये शीट आपको स्कूल में दी गई है। तो अभी हम लोग इस शीट के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं करेंगे, जितना पड़ा है सिर्फ उतना ही डिस्कशन करेंगे और शीट को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, जो शीट है वो आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, उस शीट को आप आराम से देख सकते हैं। और इस बार जो सीबीएसई ने लेटेस्ट पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है वो पैटर्न भी आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम भी इंट्रोड्यूस की गई है। तो रोमन बेटा, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। A rational number can be expressed as a terminating decimal if the denominator has the factors. तो बच्चे, मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि किसी नंबर की अगर डिनोमिनेटर में, जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब होता है 0.5। या मान लीजिए 1/5 है, इसका मतलब होता है 0.2। या मान लीजिए 1/2 into 5 यानी कि 10 है, उसका मतलब होता है 0.1। तो बच्चों, मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q, जहां पर q कभी जीरो नहीं होता और p और q क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं, यानी p and q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो बच्चों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q when q is not equal to 0 and p and q are co-prime. That means p and q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो बच्चों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो इसने जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बनाया है, तो अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो उसने कहा है कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर इसमें से कौन सा हो सकता है यदि डिनोमिनेटर कौन से टाइप का हो। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 होते हैं तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि वो डिवीजन के बाद रुक जाता है सर्टेन प्लेसेस के बाद, है ना? या तो फर्स्ट प्लेस के बाद या तो सेकंड प्लेस के बाद ये रुक जाता है। टर्मिनेट का मतलब जिसका एंड हो जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का क्या मतलब बताया था? जैसे 0.33333 चलता ही चला जा रहा, 0.525252 चलता ही चला जा रहा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन इसने पहले पार्ट में पूछा कि वो रैशनल नंबर आपका कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि उसका डिनोमिनेटर में या तो 2 का फैक्टर हो या तो 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों के फैक्टर हो। तो रोमन, आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो रोमन हम लोग को जल्द ही बताने वाले हैं। तो रोमन, बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 2 और 5 ओनली। यस। तो उस क्वेश्चन का सही पार्ट है बी पार्ट, यानी ये बच्चा समझ गया है इतनी देर तक कि मैं इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये पढ़ा हुआ था कंसेप्ट, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया। बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू बच्चों अगर आप देखेंगे तो पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.1423621728 ये इस तरह से चलती चली जा रही है। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से सर पाई की देखेंगे, वैल्यू तो इनफिनिट होती है। पाई जो है इसकी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। और बच्चों, मैंने आपको बताया था जो भी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों, उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ वो आप देख के समझ गए होंगे, बिकॉज पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि इसमें डिजिट्स की जो रिपीटेशन है वो एक सिमेट्री में नहीं है। अगर ये 3.14141414 होता और 14 चलता रहता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता, तब ये रेशनल नंबर होता। लेकिन ये 3.1423621728 किसी भी ऑर्डर में ये चल रहा है जिसका कोई पैटर्न नहीं है और एंड भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है
ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इस तरह के नंबर को हम लोग इररेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों ऐसे भी आपको याद रखना है कि पाई एक इररेशनल नंबर है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उस पार्ट का डिस्कशन करूंगा जितना पार्ट हम लोग ने पढ़ रखा है। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करते हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन समझ जाएं कि क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 को किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करने के लिए पहले हम लोग इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि काफी बड़ा टाइप क्वेश्चन लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है। तो बच्चों इसका एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन का। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से आपके सामने पेज क्रिएट किया गया है, और पेज क्रिएट करने के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है। दिस इज द क्वेश्चन बच्चों, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन 14 है। इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए आपके पास जो दिए गए हैं दो फैक्टर्स, उसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। पहला फैक्टर है बच्चों x टाइम्स 2x क्यूब प्लस 27। अगर बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा x टाइम्स 2x का होल क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो बच्चों देख सकते हैं आपने कि मैंने 8x क्यूब को लिख दिया है 2x का होल क्यूब और 27 को लिख दिया है 3 का क्यूब। और सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पर कि a क्यूब प्लस b क्यूब दैट कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। दैट मीन्स बच्चों जो आपका x टाइम्स 8x क्यूब प्लस 27 है, जिसको आपने लिखा था x टाइम्स 2x का होल क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो बच्चों अगर आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आइडेंटिटी लगाते ही कैसे नजर आएगा? ये आएगा a प्लस b इंटू ब्रैकेट माइनस a इंटू b। ये बच्चों कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो बच्चों यहां तक आपको सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, एक आइडेंटिटी लगाई है। वो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से पहला फैक्टर आपका सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम लोग दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा फैक्टर है आपका 2x स्क्वायर टाइम्स दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। दूसरा फैक्टर बच्चों आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए क्या दिया गया है। तो बच्चों अब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x स्क्वायर तो पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, और अगर आप अंदर के फैक्टर कर पाए तो वो आप चेक कर लीजिए। हाँ सर। तो बच्चों अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अगर आप इसके बच्चों फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा 6 3 जा 18। दैट मींस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9। अब आप इसमें 2x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3, और इसमें से 3 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा x प्लस 3। तो ये बच्चों हो जाएंगे फैक्टर x प्लस 3 टाइम्स 2x प्लस 3। इसका बच्चों ये हो गया 2x स्क्वायर टाइम्स x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। दिस इज द फैक्टर्स। तो बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो बच्चों जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, अगर आप ध्यान दें, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है उसका पार्ट सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसा आया है, और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है उसका पार्ट सिंप्लीफाई होकर के कुछ इस तरह से आया। यानी आपके पास जो दो ग्रीन कलर के नोटेशंस दिख रहे हैं उससे आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो बच्चों अब आप एलसीएम लेने के लिए तैयार हो जाइए। एलसीएम लेने के लिए तैयार हो लीजिए। तो एलसीएम बच्चों क्या होगा उसको आज लिखने का तरीका समझ लीजिए। एलसीएम है बच्चों, ये एचसीएफ नहीं है। अगर एचसीएफ होता तो हम वो टर्म लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन ये एलसीएम है। एलसीएम
और एचसीएफ में डिफरेंस होता है। तो एलसीएम क्या करता है, सारे टर्म इंक्लूड करता चला जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों में ऊपर और नीचे x है और नीचे x स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, x स्क्वायर। ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, यानी कि 2 दोनों 2 को हम लेंगे ही लेंगे। ऊपर 2x प्लस 3 की पावर 1 है, नीचे भी 2x प्लस 3 की पावर 1 है, तो 2x प्लस 3 आएगा। नीचे x प्लस 3 है, ऊपर x प्लस 3 नहीं है, तो x प्लस 3 एक बार तो आएगा ही आएगा। और ऊपर पूरा एक फैक्टर है और नीचे वो फैक्टर नहीं है, तो यानी कि जब आप एलसीएम लिखेंगे तो उसमें ये पूरा फैक्टर आ जाएगा। तो बच्चों ये तरीका होता है आपका एलसीएम लेने का। तो सर कैसे लिया एलसीएम? ये एलसीएम है। और अगर आपको एचसीएफ लेना हो तो पहले आप एचसीएफ भी लिखना सीख लीजिए, उससे आपको एलसीएम समझ में आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन एक 2x प्लस 3 है, एक तो ये हो गया। दोनों में कॉमन एक x है, एक तो ये हो गया। तो अगर आप एचसीएफ देखें तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आपको ऊपर नीचे साफ साफ नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से आपको एलसीएम लेना होगा। यदि आपको एलसीएम नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा बताता हूँ। एलसीएम का मतलब ये होता है कि आपके पहले वाले एक्सप्रेशन और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं वो सारे आ जाने चाहिए एलसीएम। जैसे ऊपर आपका x है, नीचे x स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, x स्क्वायर हो गया। ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो 2 ऊपर अगर 2 नहीं है लेकिन नीचे 2 है तो उसका मतलब 2 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा सारे टर्म्स आएंगे। 2x प्लस 3 ऊपर एक बार है, नीचे भी 2x प्लस 3 एक बार है, तो एक ही बार आएगा। x प्लस 3 नीचे एक बार है, ऊपर एक बार भी नहीं है, तो एक बार x सर प्लस 3 आपको सारे लिखना टर्म्स पड़ेगा। लेने, बस जो कॉमन है वो एक बार लेना है। यस यस बेटा। So this is a way to write the LCM. अब आप इसको आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। Find the LCM and HCF of 17, 23, 29 by applying the prime factorization method. तो बच्चों किस तरह से करेंगे वो आपको सर समझना होगा। HCF 17 का तो 17 ही है, 23 का भी 23 तो है, सबसे पहले बच्चों 29 हम का भी तीनों नंबर 29 लिखते है। हैं। 17 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 17, 23 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 23, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है तो इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो बेटा अगर हम इनकी HCF की बात करें तो HCF में सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है, दैट इज 1। क्या है, 1। तो अगर हम HCF की बात करें तो यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF इज 1। बहुत आसान। लेकिन अगर हम LCM की बात करें तो LCM तो आप जानते ही हैं, 17 ऊपर एक बार है, नीचे है ही नहीं, तो 17 भी लेंगे, 23 भी लेंगे और 29 भी। तो बच्चों ये आपका LCM है और ऊपर आपका HCF है। तो मैंने बताया था एलसीएम का मतलब क्या होता है काफी देर तक, कि सारे टर्म्स उसमें दिखाई देने चाहिए, इस तरह से लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए बच्चों आप तैयार हो जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास जो भी टर्म्स दिए हैं उसके आप फैक्टर करिए। तो 18 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। अब बच्चों 18 के फैक्टर सभी बच्चे जानते हैं क्या। 18 को फैक्टर अगर करेंगे तो 18 का फैक्टर होगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यानी बच्चों आप 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जो दूसरा वाला टर्म है उसके एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए पहले। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 1। फिर दूसरे वाले टर्म में 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बचेगा। यानी ऊपर वाले टर्म के जब आप फैक्टर करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। यानी बच्चों ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, लाइक दैट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपने पहले वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरा एक्सप्रेशन है आपका 12 टाइम्स x की पावर 4 माइनस 1। तो बच्चों 12 को आप लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे 12 के, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3,
और x की पावर 4 माइनस 1 को आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लाइक दैट। और बच्चे यूज करेंगे आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी होती है, ध्यान से देखो रोमन, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या है, 1। ध्यान से देखो रोमन बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या है, 1। नहीं समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गया सर। अगर समझ गए हो तो बिल्कुल आगे बेटा बढ़ जाओ, ए बिल्कुल प्लस बी ए आगे माइनस बी। बढ़े चलो रे वीर जवानों लेके माँ का नाम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। और बच्चों फर्दर फिर से फैक्टर हो सकते हैं, आप दोबारा फैक्टर कर लीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास दो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के रेडी हो गए। ये आपका पहला एक्सप्रेशन है जिसको मैं अभी एक डब्बे में बंद कर देता हूं, ये आया था सिंप्लीफाई होकर के। और बच्चों ये दूसरा एक्सप्रेशन है जिसको मैं फिर से डब्बे में बंद कर रहा हूं, ये आया था सिंप्लीफाई होकर। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ना कि एलसीएम। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों में कॉमन टर्म्स देखेंगे तो आपका एचसीएफ नजर आ जाएगा। तो बच्चों एचसीएफ लिखने की पूरी कोशिश करिए। एचसीएफ आप कहोगे सर ऊपर नीचे एक 2 कॉमन है, ठीक है बिल्कुल। ऊपर नीचे एक 3 भी कॉमन है, बिल्कुल। ऊपर नीचे सर x माइनस 1 भी कॉमन है, बिल्कुल। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन। तो रोमन बेटा ये हो गया आपका 6 टाइम्स x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज कॉल्ड एचसीएम। लेकिन यदि बेटा हमको एलसीएम लिखना हो तो हम एलसीएम कैसे लिखेंगे, ऊपर 2 एक बार है, नीचे 2 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 या 2 बार लिख लीजिए। ऊपर 3 2 बार है, नीचे 1 बार है, यानी 2 बार आप लेंगे क्योंकि मैक्सिमम वो 2 बार है। या आप ऐसे सोच लीजिए कि ऊपर 9 है नीचे 3 है, जब ऊपर 9 होता है नीचे 3 होता है तो एलसीएम 9 ही आता है। तो उसका मतलब ऊपर 3 स्क्वायर है नीचे 3 है तो एलसीएम 3 स्क्वायर ही आएगा। ओके, ऊपर एक्स माइनस 1 एक बार है, नीचे भी एक्स माइनस 1 एक बार है, तो एक्स माइनस 1 तो आएगा ही आएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार है, नीचे भी एक बार है, तो वो भी आएगा। नीचे एक्स प्लस 1 एक बार है, ऊपर है ही नहीं, तो एक्स प्लस 1 एक बार तो आएगा ही। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो बच्चों आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं हर क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों में आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4th क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए और मेरे को आंसर बताइए। बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनको कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो बच्चों आप बता सकते हैं क्या 14 और 35 कोप्राइम नंबर्स हैं? तो पहले आप लिखिए 14 और नीचे लिखिए 35। 14 के फैक्टर हुए 2 इंटू 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। 35 के फैक्टर हुए 7 इंटू 5 इंटू 1। तो आप चेक करिए क्या इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? कहोगे सर यस, 7 इनका एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए जो ए पार्ट है वो नंबर्स 14 और 35 को प्राइम नहीं हुए, क्योंकि इनका 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर भी है और वो है 7। ठीक है रोमन? हाँ सर। नेक्स्ट, तो 18 और 25। 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 9 इंटू 1 या 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। तो इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है? कहोगे सर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट में 18 और 25 का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 18 और 25 नंबर कैसे हुए? को प्राइम नंबर्स हुए। जब आंसर आ गया है तो बी पार्ट इसका सही हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन में लिखा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। तो बच्चों आपको पता होगा जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3, वैसे ही 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/0। लेकिन बच्चों जो 1/0 होता है वो अनडिफाइंड होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, 0/1 होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया सी पार्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होता है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 होता है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 होगा, लेकिन 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है,
इसलिए हम आंसर लगाएंगे सी पार्ट कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 जो होता है वो कोई नंबर होता ही नहीं है, वो कोई आंसर माना ही नहीं जाता है, इसलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 जो कि अनडिफाइंड होता है यानी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बच्चों हम लोग सीबीएसई का नया पैटर्न देखेंगे जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। सबसे पहले आप पैराग्राफ रीड करिए। पैराग्राफ में लिखा है रीड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग। द क्वेश्चन इज पॉल एंड एल्डर। वंस अगेन आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। रीड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी के हैं, आपको 5 में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस के जवाब देने और ये सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 एमसीक्यू हैं केस बेस्ड स्टडी में, लेकिन 5 में से आपको जवाब 4 क्वेश्चंस का ही देना होता है। चलिए देखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पांचों के पांचों क्वेश्चंस कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ ध्यान देखिए, पॉल एंड एल्डर स्टेट दैट थिंकिंग इज नॉट ड्राइवन बाय आंसर्स बट बाय क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए क्या लिखा है बच्चों, पॉल एंड एल्डर स्टेट दैट थिंकिंग इज नॉट ड्रिवन बाय आंसर्स बट बाय क्वेश्चंस। Keeping this idea in mind, a maths teacher explains the concept of real number to 10th grade students by making a chart. The chart for the set of real numericals, including all types of numbers. तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, आपको बताया गया है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। तो बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिए कि रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आर याद होता है, इसी बहाने याद कर लीजिए। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्यू होता है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स और इंटीजर रैशनल नंबर्स। और बच्चों अगर आप फर्दर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो इंटीजर्स होते हैं वो इटसेल्फ 2 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, एक नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। और बच्चों जो होल नंबर्स होते हैं वो इटसेल्फ 2 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि रियल नंबर्स की कैटेगरी किस तरह से बताई गई है कि रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, उसमें इंटीजर्स भी होते हैं और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स भी होते हैं। फिर इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव नंबर्स, एक होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स होते हैं उसमें जीरो अलग होता है और नेचुरल नंबर अलग होते हैं। तो अगर कोई होल नंबर कहता है तो उसमें जीरो इंक्लूडेड होता है, लेकिन कोई नेचुरल नंबर कहता है उसमें 1 2 3 4 होता है। तो नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, but the whole number is starting from 0 1 2 3 4 5 6 7 8, but the integers are -3 -2 -1 -100 0 1 2 3 4 like that. तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जीरो भी एक इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर हम होल नंबर कहेंगे तो होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होती है और नेचुरल नंबर कहेंगे तो उसमें स्टार्टिंग 1 से होती है। तो बच्चों ये आपको टेबल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं कि रियल नंबर्स का डिवीजन कैसे किया जाए। और बच्चों आप इस बात को समझ गए होंगे, तो आप इस क्वेश्चन के जवाब दीजिए जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। The first question is, to develop interest and motivate the student to become actively involved in the concept, he asks some questions. The question is, the sum of a rational and irrational number. तो बच्चों आपको बताना है कि एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर का सम क्या होगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, लेट्स से रैशनल नंबर है आपका 2 और इररेशनल नंबर है आपका √3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए कि रैशनल और इररेशनल का जो सम होगा वो ओवरऑल इररेशनल नंबर होता है, क्योंकि 2 + √3 कोई लाइक टर्म्स तो है नहीं कि हम इसको 2√3 लिख दें या √3 का 3 बाहर निकाल दें। तो 2 + √3 यानी कि रैशनल प्लस इररेशनल नंबर का रिजल्ट जो होता है वो एक इररेशनल नंबर होता है। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि अगर √3 की वैल्यू होती है 1.732, अगर आप √3 की वैल्यू लिखेंगे तो वो होती है 1.732126123
ऐसे चलती रहती है। और अगर आप उसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी 3.7321261237 ये चलती रहेगी। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? इररेशनल नंबर। और वैसे भी आपको याद रखना होगा कि रैशनल प्लस इररेशनल का जो सम होता है वो इररेशनल ही आता है। तो इस बात को आप भले याद कर लीजिए। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगर हम सेकंड की तरफ आएंगे तो आपसे पूछा गया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर। ध्यान से देखिए बच्चों, 144 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7। और बच्चों मैंने आपको बता रखा था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 144 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब अगर इतना पार्ट होता, 7 ना होता, तो ये कैसा हो जाता? ये होता टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। लेकिन अब ये टर्मिनेटिंग नहीं रह गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया? इसमें 7 आ चुका है। क्या आ चुका है? 7 भी आ चुका है। तो 7 आने की वजह से है तो ये रैशनल नंबर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही। तो बच्चों आप ये बात समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन को जवाब कैसे देना है। तो इसका आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? ये बात तो पक्की है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें ये तो लिखा नहीं है कि रिकरिंग वगैरह, तो इसलिए हम लोग उसका सही जवाब सबसे क्या देंगे वो हम लोग को देखना है ओवरऑल। तो अगर नीचे 2 और 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता 100%, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। और किसी भी ऑप्शन में नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नहीं दिया है, इसलिए हम इसका सही जवाब लगाएंगे डी पार्ट। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग किसकी वजह से हो गया? 7 की वजह से। 1/7, 1/7 को बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/7 जो होगा वो एक रिकरिंग नंबर होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी पार्ट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, a rational number in its decimal expansion is given as 327.7081. What would be the prime factors of q when the number is expressed in a form of p by q? तो हम लोग को अगर 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं तो हम थर्ड वाला पार्ट छोड़ देते हैं, फोर्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल? आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ए वाला पार्ट तो इररेशनल है, क्योंकि रैशनल प्लस इररेशनल इररेशनल होता है, ये तो इररेशनल है 100%। और सर रैशनल माइनस इररेशनल ये भी इररेशनल होता है। और सर ये 3 इंटू रूट 7 ये भी इररेशनल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 इंटू रूट 7 इररेशनल हो गया। लेकिन जो सर सी पार्ट है, उस सी पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 7, और 9 माइनस 7 2 होता है। तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। सी पार्ट जो है वो इररेशनल नहीं है, रैशनल। तो बच्चों ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन किया गया है। आपको बताना था कि इसमें कौन सा नंबर जो है क्या है, इररेशनल नहीं है। तो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज। कह रहा है रैशनल और इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपने देखिए डी वाले पार्ट में देखा था ना कि एक रैशनल नंबर है 3 और इररेशनल नंबर है √7। तो 3 इंटू √7 क्या हो गया? इररेशनल नंबर। तो ये क्या होगा? ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। तो बच्चों आप याद रखिएगा, रैशनल और इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? एक इररेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने केस बेस्ड स्टडी के 5 में से 4 क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया है पैसेज के माध्यम से। पैसेज में लिखा है रीड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। द पैसेज रिटन as we know cleanliness leads to good health and orderliness,
makes a person better organized in life. To maintain good habits and awareness about the environment, schools and co-study space nowadays have several magazines and books about the environment. The library of the school ABC contains books on environment and cleanliness that are placed in front shelf. There are 3 sets of English, Hindi, psychology, sociology books dealing with cleanliness. These are stacked in such a way that all books are stored topic wise and the height of each stack is same. The number of English and books is 96 and number of Hindi books is 240 and the number of sociology books is 336. तो इस तरह से ये नंबर ऑफ बुक्स हैं. सर तो अब क्वेश्चन क्या है? सामने तो तुमको पता ना बेटा, शीट आपके पास है, शीट देखो अपनी. Which mathematical concept is used? Which mathematical concept is used in this problem of placing the number of books? तो number of books को रखने के लिए हम कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करेंगे? तो बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिए. अब तक फर्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब ढूंढ लिया होगा कि अगर हमें बुक्स को अरेंज करना है तो पैराग्राफ पढ़ करके साफ साफ समझ में आ रहा है कि बुक्स में जो है अगर हमको अरेंज करना है तो सारी बुक्स को अरेंज करना है. सारी बुक्स को अरेंज करने के लिए हमें उनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम में सारी बुक्स आ जाएंगी. लेकिन कुछ बुक्स उसमें कॉमन भी है जो क्लीननेस के लिए बता रही है, साफ सफाई के लिए बता रही है, किस तरह से रैक को आपको साफ सुथरा रखना है उसके लिए बता रही है. तो उसमें कुछ बुक्स कॉमन भी है तीनों सब्जेक्ट्स में, तो उनको हम अलग रखेंगे. तो बुक्स को शेल्फ में रखने के लिए यहाँ जो सिस्टम यूज होगा वो दोनों तरह का सिस्टम यूज होगा. यानी इस तरह का क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ एचसीएफ एंड एलसीएम. और यदि अगर आपको ये क्वेश्चन कई लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो आप 5 में से आपको 4 पार्ट करने हैं, आप सेकंड पार्ट कर सकते हो. अब आपको एलसीएम निकालना है 96, 240 और 336 का. अगर आप एलसीएम नहीं निकालना जानते तो एलसीएम मैं आपके सामने आपको निकाल के दे देता हूँ. एलसीएम देख लीजिए किस तरह से निकाला जाता है. उसके लिए आप लिखिए 96, फिर लिखिए 240, फिर लिखिए 336. तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2, 2 4 जा 8. एलसीएम करिए. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 15 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 15, 21. Now 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21. Now 5 1 जा 5, now 7 1 जा 7. तो बच्चों आप देख सकते हैं लास्ट में 1 1 1 आ गया. तो एलसीएम आपके पास बच्चों निकल के आ चुका है. अब आप इसको अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिए और मेरे को तुरंत बताइए. तो उसमें 2 जो है 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 बार है और 3 5 7 है. इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. तो रोमन बेटा 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है. तो आप क्या करिए 32 इंटू 3 इंटू 7 5 जा 35. तो 32 इंटू 3 हुआ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 इंटू 35. रोमन बेटा इसको कैलकुलेट करके बताओ 96 इंटू 35 कितना हुआ. वही आपका एलसीएम. अरे मेरा माइक बंद था. 3360. कितना ना 3360. तो बच्चों आपने अब तक कैलकुलेट कर लिया होगा. इसका आंसर है 3360. उसके बाद बच्चों 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं. पहले 2 कर चुके हैं, तीसरा आप भले छोड़ सकते हैं, चौथा कर लीजिए आप. 4th क्वेश्चन पे आइए. तो 4th क्वेश्चन आपके लिए बच्चों काफी इजी रहेगा. आप देख सकते हैं कि 7 इंटू 3 जो x बना है, x किससे बना है 3 इंटू 7 से. अरे यानी x की फैक्टर है 3 इंटू 7, यानी x आपका हो गया 21. x क्या हो गया 21.
और जो y है वो 4 से बना है और 21 से बना है, तो y आपका हो गया 21 इंटू 4, यानी 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि y आपका हो गया 84 और x आपका आ गया 21। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है x 21 y 84, आंसर इज बी पार्ट। उसके बाद दो नंबर्स दिए हैं a और b, a को एक्सप्रेस किया गया, b को एक्सप्रेस किया गया और पूछ रहा है HCF बताओ a और b का। तो HCF हम बता लेंगे, काफी आसान है। सबसे पहले आप a लिखिए, a आपका है x इंटू वाई क्यूब, वाई क्यूब का मतलब हुआ y इंटू वाई इंटू वाई। b है आपका x की पावर 4, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू वाई इंटू जेड। ठीक, तो a भी आपको मैंने डिफाइन कर दिया, b भी आपको मैंने डिफाइन कर दिया है। अब आपको क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है। x तो कॉमन क्या है? और y एक x स्क्वायर, x कॉमन और है, y स्क्वायर। हाँ, और दो y कॉमन है, x और y स्क्वायर। तो x y स्क्वायर इसका आंसर हो गया बच्चों, आंसर इज ए पार्ट।